आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में। आफ्टर थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में, कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में, साइक्लिक प्रोसेस के बाद अब हमारी बारी है एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। फॉर एग्जांपल यू। अब आपको यू देखते ही समझ में आना चाहिए कि यू क्या होता है। यू है हमारी इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी है। हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी मतलब जैसे मान लो कि हमारा सिस्टम क्या है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लो कि इसमें हम बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि हम चाय को गर्म कर रहे हैं, चाय को ठंडा कर रहे हैं, या एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस या एंडोथर्मिक होगा। ठीक है। पानी को गर्म कर रहे हैं, मान लो हम कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं और हमारे पानी को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। हम पानी को बॉईल करना चाहते हैं। तो अब वो पानी गर्म होगा तो वो पानी हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और हम पानी के लिए जो जितना भी आसपास है वो सब कुछ क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो जो पानी की टोटल एनर्जी होगी ना, अब आप सोचोगे पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है। पानी के अंदर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, जिससे जो मॉलिक्यूल्स है या जो पानी के पार्टिकल है वो सर्कुलेटरी मोशन करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन करेंगे, वाइब्रेशन यानी पार्टिकल वाइब्रेट भी तो होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी। इन सब टोटल एनर्जीज का सम ही हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। आई बात समझ। उसके बाद P हमारा प्रेशर है और V हमारा वॉल्यूम है। और P प्रेशर आइसोबारिक, यहाँ पे हमारा P आइसोबारिक कंडीशन में रहने वाला है। मतलब P हमारा प्रेशर वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। कैसे कांस्टेंट रहने वाला है? अब प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहता है, हीट कांस्टेंट कैसे रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है। तो जितनी प्रोसेस थी ना वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया, अब जाके देख सकते हो। तो एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी एक आप एनर्जी की तरह समझो। एंथैल्पी आप एनर्जी की तरह समझो। आपको बहुत जगह एंथैल्पी देखने को मिलता है, तो मैं कहती भी हूँ कि एंथैल्पी एक एनर्जी है। एंथैल्पी एक एनर्जी, बस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। एनर्जी को छोड़ के एक स्पेसिफिक नाम दे दिया एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है कि एंथैल्पी जिसको एच से डिनोट करते हैं। अब मैंने एच के साथ एक डेल वर्ड यूज किया, ये है चेंज। ये है चेंज। अभी इस ये मैंने चेंज क्यों लिखा? मैं सीधा एच भी तो लिख सकती थी, मैंने डेल एच क्यों लिखा? जबकि सीधा एच गलत है और डेल एच सही है। इसका रीजन मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। तो एंथैल्पी एच ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी हमारी इक्वल होगी, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। थर्मोडायनामिक्स टर्म में ना हमें यही पढ़ना है कि या तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। अब मैं एक एक एग्जांपल समझा दूं हीट एब्जॉर्ब को और हीट रिलीज का। जैसे मान लो ये बर्फ का एक पीस है, ये आइस है। अब इस आइस को मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया। मैंने क्या किया, बाहर रख दिया। और मैं इसको पिघालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये मेल्ट हो जाए। मैं क्या चाहती हूँ, मेल्ट हो जाए। अब मैंने बाहर रख दिया, तो मैं इस पे कोई वर्क करूंगी या अपने आप मेल्ट हो जाएगी? अब आप कहोगे अपने आप मेल्ट हो जाएगी, हम इस पे क्या वर्क करेंगे, हम तो सिर्फ फ्रिज से निकाल के बाहर रख रहे हैं और हमको इस पे एक्सटर्नल वर्क थोड़ी ना कर रहे हैं। अपने आप मेल्ट हो जाएगी। ये तो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद एकदम वाटर बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी सॉलिड से। तो ये क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्यों बीच में लिया है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आप साथ साथ में समझते जाओ, क्योंकि एंथैल्पी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर कोई बच्चा नहीं जानता क्या, तो स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो अपने आप होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो हमें करना पड़ता है एक्सटर्नल प्रेशर लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ठीक है, आई बात समझ। जैसे मान लो पानी को मेरे को गर्म करना है, मेरे को पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे, मेरे को वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना है। तो उसके लिए मेरे को बाहर का एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे को हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं गर्म पानी को सीधा रख दूं और मैं चाहूँ कि गर्म पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर की, जो रूम टेम्परेचर हमारा उस टेम्परेचर पे आ जाए, तो वो तो स्पॉन्टेनियस होगा ना। वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मेरे को पानी से बर्फ बनानी है तो उसके लिए मेरे को फ्रिज में रखना पड़ेगा, उसको कूलिंग करना पड़ेगा, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं। लेकिन मैंने बर्फ को बाहर निकाल के रख दी, अब तो ये अपने आप ही मेल्ट होगी ना। आई बात समझ। अब ये मेल्ट पता है इसमें कौन सा प्रोसेस लगेगी, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? इसमें हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब का मतलब है, यानी हीट का मतलब है गर्मी। मतलब गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है। बर्फ क्या है, ठंडी। बर्फ क्या है, ठंडी। मतलब वो कहीं ना कहीं से गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, गर्मी को सोखेगा, सोखना। और फिर गर्मी को सोख के वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो यानी आइस का मेल्ट होना, ठीक है, आइस का मेल्ट होना हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब मान लो कि मेरे को कुछ ऐसा करना है, जिस मान लो ये वाटर है और मेरे को इसको गर्म करना है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा,
नहीं, वाटर गर्म भी एंडोथर्मिक ही होगा क्योंकि ये भी हीट को एब्जॉर्ब ही करता है, लेकिन ये हो गया एंडोथर्मिक। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हीट को रिलीज करते हैं, जैसे मान लो ये एक कप है, हमारी चाय का कप है, ये टी कप। अब मैंने ये इस कप में चाय गर्म थी और मैंने 15 मिनट तक बाहर रख दी। अब ये चाय क्या हो गई, पहले गर्म थी फिर ठंडी हो गई, पहले गर्म थी फिर ठंडी हो गई। अब इसने क्या किया, हीट रिलीज कर दी, इसने अपनी जो अंदर की गर्मी थी ना उसको रिलीज कर दी और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गई। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गई तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक। अब आप कहोगे हमें तो याद ही नहीं रहता, कैसे याद रखे, देखो एक्सो इसमें आ रहा है एक्स, ये क्या है एक्स, एक्सोथर्मिक। और एक होता है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी होता है निकलना, एग्जिट गेट होता है ना, एग्जिट यानी निकलना। वैसे एक्सोथर्मिक में गैस निकलेगी, रिलीज होगी, तो एक्सो एग्जिट ये ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई बात समझ। अब यही हमारी एंथैल्पी जो मैंने बताया ना अभी, ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिए, चाय का गर्म होना, पानी का ठंडा होना, बर्फ का मेल्ट होना, इन किसी में एक्सोथर्मिक हो रहा है, किसी में एंडोथर्मिक हो रहा है, जो कि मैंने अभी बता दिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होगा बाय द सिस्टम के थ्रू तो होगा, उसको हम क्या एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप कहोगे प्रेशर कांस्टेंट कैसे, अब एक मुझे एक बात बताओ, इस कप में जो चाय थी वो मैंने 15 मिनट तक बाहर रखी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चाय ठंडी हो जाए, इसमें एक्सोथर्मिक का प्रोसेस हो। तो इसमें आपको क्या लगता है, प्रेशर बदलेगा, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, जो सराउंडिंग में प्रेशर है, क्या उसकी वैल्यू बदलती जाएगी कि अब चाय गर्म है तो अब प्रेशर अलग होगा, अब चाय थोड़ी ठंडी होगी तो अब एटीएम अलग होगा, अब चाय एकदम ही ठंडी होगी तो अब उसका एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा। आप कहोगे नहीं, प्रेशर की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस वही कहना चाहता है कि एंथैल्पी में प्रेशर सेम रहेगा, एंथैल्पी में प्रेशर सेम रहेगा, एंथैल्पी में प्रेशर सेम रहेगा। अगर आप जैसे मान लो कि ये पानी है, कहाँ गया पानी, ये रहा, मेरे को उसको गर्म करना है, यानी मेरे को उसको हीट देनी है, इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो मैं पानी को हीट दे रही हूँ तो इसमें प्रेशर कहाँ से बदल रहा है, प्रेशर तो बदल ही नहीं रहा, वो तो अपने आप ही मतलब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। बाकी हम हीट को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें, वॉल्यूम में चेंज हो, वो बात की बात है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, एंथैल्पी में हमें कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों रखना पड़ता है। अब आप देखो इसका फॉर्मूला देखो, in other word enthalpy is defined as sum of internal energy and volume and internal energy and pressure volume energy of the system। अब मैं इंटरनल ये जो एंथैल्पी का फॉर्मूला बताऊं, एंथैल्पी का फॉर्मूला होगा H इज इक्वल U प्लस PV, जहां पे H हमारी एंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, लिख सकते हो आप ये बात। अब जो एंथैल्पी है ना वो सम है हमारे इंटरनल एनर्जी का प्रेशर एंड वॉल्यूम की प्रोडक्ट का। जो हमारी एंथैल्पी है वो हमारा इंटरनल एनर्जी का सम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, इन दोनों के सम के इक्वल हमारी एंथैल्पी होती है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, आइस को मेल्ट कर रही थी, ये देखो आइस ये रही, अब इसमें इसके कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एक्सोथर्मिक है, इससे गैस निकल रही है, तो इससे गैस निकल रही है तो इसमें जो हमारा, अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम नहीं, वर्क डन बाय द, यानी जो हमारा सिस्टम है उससे गैस निकल रही है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, मैंने कल ही बताया था। अगर कोई बच्चा पीछे वाला लेक्चर मिस करके सीधा एंथैल्पी में अगर जंप करके आया ना तो वो बहुत गलत है, क्योंकि बेसिक वीक होगा, फिर अभी इसमें पढ़ने का फायदा नहीं, क्योंकि जिसने पूरा पढ़ा है उसको पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन मैं पानी को गर्म कर रही हूँ, मैं पानी को हीट दे रही हूँ, तो मैं वर्क ऑन द सिस्टम कर रही हूँ, तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, तो वो उन दोनों एनर्जीज का सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो इंटरनल एनर्जी या तो कम होगी या बढ़ेगी, या तो कम होगी या बढ़ेगी, प्लस पीवी यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। अब प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन वॉल्यूम तो बदलेगा ना। अब ये जैसे बर्फ है, अभी तो इसका ये शेप है, अभी इसका ये वॉल्यूम है, लेकिन थोड़ी देर बाद वॉल्यूम कुछ लिक्विड हो जाएगा। वाटर का, इसको मैं बॉइल किए जा रही हूँ, ये वाटर वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगी, तो प्रेशर, तो वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी, वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। अब मैंने ना ये हमारा फॉर्मूला, आई जस्ट होप आप फॉर्मूले को समझे होंगे कि इंटरनल एनर्जी का और पीवी का दोनों का सम हमारे एंथैल्पी कहलाता है। अब नेक्स्ट लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी जो इंटरनल एनर्जी थी उसकी भी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे,
और एंथैल्पी की भी नहीं कर पा रहे, ये क्या रीजन हो सकता है? देखो इंटरनल एनर्जी के क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखो एक गिलास पानी उबला हुआ पानी है, अब उसके क्या सर्कुलेटरी मोशन होगा, क्या रोटेशनल मोशन होगा, क्या वाइब्रेशनल मोशन होगा, क्या न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, जितना न्यूक्लियर फोर्स मतलब कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, कितने सारे फोर्सेस लगते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो हम एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हाँ देखो यहाँ पे वाइब्रेशनल फोर्स होगा इतना और सर्कुलेटरी फोर्स होगा इतना, ये होगा इतना, ये होगा इतना, हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसमें चेंज देख सकते हैं कि पानी पहले ऐसा था, फिर हमने जब उसको हीट प्रोवाइड किया, उससे हीट निकाली, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी हुआ, उसके बाद हमें ये चेंज देखने को मिला, बस उस चेंज को ही डिटरमाइन कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। वैसे एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हमारी एंथैल्पी थी, आप एंथैल्पी में चेंज देख सकते हो, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज देख सकते हो, वॉल्यूम का चेंज देख सकते हो। भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो चेंज होगा ही नहीं, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा आप ये नोट कर लो, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया आप ये नोट कर लो, दोनों को सम कर लो, लो भाई एंथैल्पी आ गई, लो भाई एंथैल्पी निकल गई। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने कुछ लिखा है कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, छोटे क्वेश्चन तो ना इस चैप्टर से यही बनेंगे, छोटे क्वेश्चन तो इस चैप्टर से यही बनेंगे, ठीक है। मतलब इसमें है ना न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन पता है आपको कब समझ आएंगे, जब आप कंसेप्ट समझोगे, जब आप थ्योरी समझोगे, ये थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है वैसे देखे तो, ठीक है। तो अब ये स्टेट फंक्शन क्या आप मेरे को बता सकते हो, स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन क्या होता है, हमने दो तरीके के फंक्शन पढ़े थे, फर्स्ट इज स्टेट फंक्शन, सेकंड वन इज पाथ फंक्शन, दो पढ़े थे। पाथ फंक्शन वो होता है जिसको मतलब होता है, जिसको मतलब होता है कि यहां से यहां तक, यानी इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कैसे आए। स्टेट फंक्शन वो होता है कि इसको कोई मतलब नहीं होता, इसको ये मतलब है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए ना बस, यानी एंथैल्पी को कोई मतलब नहीं है, एंथैल्पी को कोई मतलब नहीं है कि आपने मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी और आपने जो पीवी का दोनों को सम किया है वो आपके कहां से आया। एंथैल्पी को स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन से मतलब नहीं है कि आपका कहां से आया, एंथैल्पी को इतना मतलब है कि आपने कितना टेम्परेचर दिया, क्या आपका प्रेशर है, क्या आपका वॉल्यूम है, क्या आपकी इंटरनल एनर्जी, इनका सम कर दिया एंथैल्पी निकल गई। ऑल टोटली आप ये समझो कि आपकी एंथैल्पी क्या होती है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन नहीं होती, उसको आपके पाथ से कोई मतलब नहीं होता कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया। यहां तक बात क्लियर। अब यहाँ पे देखो मैंने ना लिखा है कि डेल एच क्यों लिखा, अच्छा अब वो जो मैंने बताया था मैं बाद में बताऊंगी, एच नहीं लिखेंगे डेल एच लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, चेंज निकाल सकते, और डेल किसके लिए यूज होता है, डेल यूज होता है चेंज के लिए, तो डेल एच इज इक्वल इंटरनल एनर्जी चेंज भी लिख दिया, डेल पीवी। अब डेल पीवी नहीं लिखेंगे हम डेल पीवी, हाँ डेल पीवी लिख दिया। अब प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है तो प्रेशर को पहले निकाल लिया, और ये जो डेल, ये जो चेंज का सिंबल है ये वी के आगे लगा दिया, यानी वॉल्यूम चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इन दोनों का चेंज देख के हम एंथैल्पी डिटरमाइन करेंगे और प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। अब नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एच ओ आर है, हीट ऑफ रिएक्शन is defined as the amount of heat absorbed or released when quantitative of substance indicating by chemical equation have completely reacted. It is the difference of enthalpy प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये क्या एक डिफरेंस, एक तरीके का समीशन एच प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको लेस कर दो, उसको माइनस कर दो रिएक्टेंट से, आपकी एंथैल्पी निकल जाएगी एक्सोथर्मिक। अच्छा अब सिंबल समझने बहुत जरूरी है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें से हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, देख लो हीट रिलीज्ड, तो इसमें से हीट निकल रही है तो एंथैल्पी में क्या आएगी, कमी आएगी। एंथैल्पी में कमी क्यों आएगी जब हीट निकलेगी, तो अरे फॉर्मूला देखो, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी मतलब हीट निकल गई, वॉल्यूम में क्या आएगा, वॉल्यूम कम होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी भी कम होगी, जब दोनों ही कम हो गए तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंथैल्पी कम, इंटरनल एनर्जी कम, हीट कम। आई बात समझ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल एच डेल यू क्यू तीनों में पॉजिटिव सिंबल आएगा। आपके पास न्यूमेरिकल आए ना कि एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है, वहीं पे अंदाजा लगा लेना एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। और अगर ऐसा है कि एक हमारा न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है कि एंडोथर्मिक है, वहीं पे तीनों चीजें आपकी पॉजिटिव।
चलो अब कुछ और चीजें देखते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी यहीं तक नहीं है, आगे भी है, आगे की चीजें देखते हैं। फिर एंथैल्पी की कुछ कमियां भी रही थी। उसके बाद एंथैल्पी के बाद आया था एंट्रोपी। मैंने एंट्रोपी भी बताया, रैंडमनेस। चलो एंट्रोपी के बारे में भी मैं कुछ ज्यादा नहीं बताने वाली, कंफ्यूज नहीं करूंगी। अब मैंने लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी रिएक्शंस, यानी हम जो एंथैल्पी है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में समझेंगे कि एंथैल्पी मतलब कहाँ कहाँ होती है, ऐसे हमारे नेचर में कितनी रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस होती है जिनमें एंथैल्पी होती है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से क्या समझ आ रहा है, एटम मतलब एटम, और आइजेशन यानी इसमें क्या होगा, देखो वेन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, मान लो हमारे पास एक मोल सब्सटेंस है, CH4 है मेरे पास, एक मोल CH4 है। एक मोल CH4 का मतलब समझ रहे हो, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23। बस आप इतना समझो, एक मोल मेरे पास क्या है, CH4, उसका क्या होगा, इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एटम इन गैसियस स्टेट। जब ये डिसोसिएट हो जाए, जब ये टूट जाए और अपनी गैसियस स्टेट में आ जाए, अपने गैसियस स्टेट में कैसे आएगा, कार्बन गैस में आ गया और 4H गैस में आ गया, ये क्या हो गए, गैसियस स्टेट में आ जाए, तब जो एनर्जी लगेगी, तब जो एनर्जी लगेगी वो हमारी कौन सी होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अब आप कहोगे मतलब एक पूरा एटम था, CH4 एक पूरा मोलिक्यूल था, कंपाउंड था, वो टूट गया। देखो मैं आपको एक सिंपल बात समझाती हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं, मान लो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े और इन्होंने CH4 मिथेन बनाया, इसका नाम होता है मिथेन, ये बनाया। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, अपनी एनर्जी छोड़ देते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब जब जुड़ते हैं तब रिलीज करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब कार्बन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, आपस में जुड़े, कार्बन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना, एक्स्ट्रा एनर्जी वो उसने छोड़ दी, हाइड्रोजन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो उसने छोड़ दी और अब आपस में जुड़ गए। अब आप कहोगे मैम छोड़ी क्यों, क्योंकि इन्होंने एक तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो इन्होंने सोचा अब हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, अब हम स्टेबल है, अब हम स्ट्रोंग है, अब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब मानो मैंने इनको कोई एनर्जी लगाई और इनको तोड़ दिया, इनको तोड़ दिया, मतलब कार्बन का गैस एटम अलग, हाइड्रोजन का गैस एटम अलग। अब बताओ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है। अब मतलब जो इन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज की थी, अब टूटेंगे, ये CH4 है, अब ये टूट गया, कार्बन अपनी एनर्जी लेके जाएगा, मतलब कार्बन अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रोजन अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, हाइड्रोजन अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते, कौन सा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, मतलब हमारी जो इसमें जो हमारी एंथैल्पी होगी ना, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज वगैरह कितना जो कुछ होगा वो सारा पॉजिटिव होगा, और एंथैल्पी कितनी होगी, 360 किलो जूल पर मोल होगी। आई बात समझ। नेक्स्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी फोर्थ चैप्टर में पढ़ के आए हो, क्या होता है, व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, मान लो मेरे पास कोई आयनिक सब्सटेंस है, आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस क्या होता है, जिसपे कोई ना कोई चार्ज होता है, उसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं गैसियस स्टेट में, अगर उसको मैं गैसेस स्टेट में इसी तरीके से कन्वर्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, यानी आयोनिक सब्सटेंस था उसको मैंने तोड़ दिया, सेम इसी की तरह ही होगा, ठीक है, बस सब्सटेंस आयोनिक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से क्या समझ आ रहा है, हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर समझ आ रहा है कुछ, हाइड्रा मीन्स व्हेन वन मोल ऑफ आयन इज हाइड्रेटेड, जब मैं एक मोल ऑफ आयन को हाइड्रेटेड करूं तब जो मेरे को एनर्जी लगेगी वो मेरी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगी। मान लो मेरे पास कोई एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, अगर मेरे को उसको हाइड्रेटेड करना है, फिर मेरे को जो एंथैल्पी लगेगी, मतलब हाइड्रेटेड करना, आप समझ रहे हो, ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक, यानी मेरे को इसमें इसके सिस्टम पर वर्क कर रही हूँ, ये होगा मेरा एंडोथर्मिक, मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे मान लो पानी लिया उसमें चीनी डाल दी, सॉल्यूशन बना दिया, उसमें क्या होगा, व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बनाते हैं यानी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ये भी एंडोथर्मिक होगा, ये भी एंडोथर्मिक होगा, और यहाँ पे जो हमारी एंथैल्पी आएगी वो पॉजिटिव होगी। क्लियर, क्लियर, बोलो बोलो क्लियर। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल से समझ आ रहा है कुछ उदासीन,
उदासीन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ले लूं और अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ले लूं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होगा पता है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, मतलब पहले इनके बीच में तो एनर्जी टूटेगी, ये आपस में टूटेंगे, ये आपस में टूटेंगे, तो इन्होंने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। फिर अब ये H ये OH के साथ जाके वाटर बनाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज करा, मतलब एक्सोथर्मिक नेगेटिव। और यहाँ पे देख लो हमारी जो एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव है, -57.3 किलो जूल पर मोल, ये हमारी एनर्जी होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, फिर से देख लो, मैंने HCl लिया और मैंने NaOH लिया, तो लिख दिया NaOH, यहाँ पे लिख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है NaOH। अब H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जाएगा H के पास और वाटर बना लेगा, Na पॉजिटिव जाएगा Cl के पास, NaCl बना लेगा, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होती है हमारी एनर्जी नेगेटिव। बस ये कुछ इतनी रिएक्शंस, ठीक है। बाकी आप ऐसे बहुत सारी हो सकती है, डिसोसिएशन एनर्जी, सब्लिमेशन, फ्यूजन वगैरह वगैरह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो मैन थी ना वो मैंने बता दी। और न्यूट्रलाइजेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, आप याद करके चले जाना, ठीक है। अच्छा मैंने एक बहुत काम की बात करने वाली, बहुत खतरनाक वाला पॉइंट है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो हमें खुद करने पड़ते हैं। आपने पहाड़ियां देखी, पहाड़ियों से वो झरने बहते हैं, पानी बहते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे झरनों में पानी बहता ना, पानी बहता है। तो आपको क्या लगता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू यू? पानी नीचे की तरफ बह रहा है, अब आप कहोगे स्पॉन्टेनियस है, और है भी। कुछ बच्चों को लगे कि नहीं ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अरे भाई ऐसा तो कहीं ना कहीं फोर्स लगा है, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जो बिना फोर्स के हो जाए या बिना कोई वर्क के हो जाए। हाँ ग्रेविटी तो उस पर फोर्स लगा रही है, लेकिन हम उस पर क्या कोई फोर्स कर रहे हैं, नेचर नेचर पे उस पर कोई अलग से फोर्स लगा रहा है कि पानी नीचे की तरफ आ जाए ग्रेविटी को छोड़ के, ठीक है। मतलब पानी नीचे की तरफ बह रहा है, ये एक तरीके का स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। इस पे हम लोग कोई वर्क नहीं कर, लेकिन हम हमारे घरों में जो मोटर से पानी ऊपर चढ़ाते हैं, मोटर से पानी ऊपर चढ़ाते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो बिल्कुल सही है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि हम उसके लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। आप मोटर बंद कर दो, क्या पानी ऊपर चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। मोटर चालू है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, यानी पानी ऊपर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ उसको खींच रहा है, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी थ्रू। आप मोटर बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो देना, क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये है स्पॉन्टेनियस। और घरों में जो हम मोटर से पानी चढ़ाते हैं वो था नॉन स्पॉन्टेनियस। आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये स्पॉन्टेनियस है। आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो एंथैल्पी पे जो लोग स्टडी कर रहे थे, लोग मतलब साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कहा, एंथैल्पी पे जो वैज्ञानिक स्टडी कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो एंथैल्पी है ना वो अपनी स्टेबिलिटी चाहती है। उन्होंने कहा कि जो हमारा नेचर है ना वो बहुत आलसी टाइप का है। अब आप सोचो कि नेचर आलसी टाइप का कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, नेचर आलसी टाइप का है। क्यों है? मान लो कि यहाँ पे पीक पे कोई पत्थर रखा है, अब वो पत्थर को जब मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगी तो वो नीचे आके गिरेगा। वो नीचे आके क्यों गिरेगा? क्योंकि मैम ग्रेविटी लग रही है। अरे ग्रेविटी तो लग रही है, लेकिन वो नीचे आने पे स्टेबल भी तो है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे आने पे स्टेबल है, अब वो नीचे आने पे रेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से नहीं समझ आया। चलो कोई, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल लेने की बात करूँ, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ये एक चाय का कप है, 15 मिनट तक पड़ा रहा, ये हो गया ठंडा। क्यों? क्यों हो गया ठंडा? गर्म में इसको क्या प्रॉब्लम थी? क्यों हो गया ठंडा? गर्म में इसको ये प्रॉब्लम थी। अब ये ठंडा हो गया ना, अब ये क्या स्टेबल है? अब ये क्या स्टेबल है? अरे भाई पहले गर्म था, पहले इसके अंदर हीट थी, नहीं था ये स्टेबल, इसकी इंटरनल एनर्जी थी, मतलब ज्यादा थी। अब इसके अंदर से हीट निकल गई, इंटरनल एनर्जी कम हो गई, ये स्टेबल है। इंटरनल एनर्जी कम हो गई, मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी तो भाई साहब लो है। और प्रोसेस कौन सा है? हीट इसके अंदर से निकली है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो कौन सा है? मैंने इसको कोई फूक मार मार के थोड़ी ना ठंडा किया, अपने आप हुआ ये तो कौन सा हो गया? स्पॉन्टेनियस। तो मतलब जो साइंटिस्ट एंथैल्पी का स्टडी कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात,
जो साइंटिस्ट एंथैल्पी की स्टडी कर रहे थे वो कह रहे थे कि जो प्रोसेस अपने आप होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, जो प्रोसेस अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी वो अपनी स्टेबिलिटी चाहेगा। मैं चाहता हूँ मैं स्टेबल हो जाऊँ, मतलब नेचर की हर एक चीज चाहती है वो आलसी हो जाती है मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। और मेरी एनर्जी लो हो जाए, एनर्जी लो क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर से हीट निकलेगी, इसके अंदर से हीट निकलेगी, हीट निकलने से इंटरनल एनर्जी कम। तो बताओ क्या होगा, आप ही बताओ। तो ऑफ कोर्स बात एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये चाय का कप ठंडा हो गया गर्म, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब हमने आगे और स्टडी की ना, अब देखो आइस, आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। प्रोसेस कौन सा, स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अरे उसके अंदर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अपने आप को मेल्ट करने के लिए, यानी बर्फ के अंदर खुद के अंदर बहुत ठंडी है, अब वो चाहता है कि वो किसी से हीट एब्जॉर्ब करे, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी तो ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंथैल्पी फेल हो गई, मतलब जो साइंटिस्ट एंथैल्पी की स्टडी कर रहे थे उन्होंने ये कंसिडर करा था हमारा नेचर आलसी है, वो स्पॉन्टेनियस होने वाले प्रोसेस सारे एक्सोथर्मिक होंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसे एग्जांपल देखे ना, जैसे आइस का देखा, और भी बहुत सारे एग्जांपल, नॉट ओनली आइस, उन्होंने आइस को देखा कि आइस मेल्ट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी भी ज्यादा है इसकी, और ये भी स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक है, मतलब इसके अंदर एंथैल्पी के अलावा और भी बहुत कुछ है। अब आप कहोगे हो क्या रहा है ये, एंथैल्पी समझाना क्या चाह रही है, एंथैल्पी ये समझाने में फेल हो गई, एंथैल्पी ये समझाने में फेल हो गई कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। एंथैल्पी सिर्फ इतना समझा रही थी, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक, कि कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, लेकिन स्पॉन्टेनिटी नहीं समझा पा रही थी। अब आपको स्पॉन्टेनिटी क्यों, क्योंकि आप आइस वाला देख रहे हैं, आइस स्पॉन्टेनियस है लेकिन एंडोथर्मिक है, वहीं जो हमारा चाय है वो एक्सोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है, मतलब दोनों स्पॉन्टेनियस, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक, एक एनर्जी कम एक एनर्जी ज्यादा, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल। ये क्या हो क्या रहा है, ये इसके लिए एंट्रोपी को आना पड़ा। अब ये एंट्रोपी क्या बल्ला है, कोई बता दो, पता है एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी में ये फेल होने की वजह से आई एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, रैंडमनेस, यानी मान लो मैं एक स्प्रे, मान लो मेरे पास स्प्रे है, बोतल है, परफ्यूम की बोतल, और मैं उसको स्प्रे कर रही हूँ, मैं उसको क्या कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ। अब मैं स्प्रे कर रही हूँ तो वो क्या, जो स्प्रे के यानी जो परफ्यूम के पार्टिकल्स इधर उधर पूरे कमरे में, पूरे हॉल में, पूरे कमरे में, जहाँ अपन जहाँ जितना एरिया में वो फैल सकते हैं उसमें फैल जाएंगे, यानी एक तरीके से फैल गए, पार्टिकल फैल गए, वो पार्टिकल की क्या होगी, रैंडमनेस होगी, बिखरना। एंट्रोपी पसंद करती है बिखरना। अब एंट्रोपी समझाएगी स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी को, जिसमें एंथैल्पी समझाने में फेल होगी। एंथैल्पी का फॉर्मूला याद कर लेना, एंथैल्पी इक्वल है इंटरनल एनर्जी के सम के और प्रोडक्ट के प्रेशर और वॉल्यूम के, जहाँ पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, एंथैल्पी हमारा स्टेट फंक्शन है। आई होप आपको एंथैल्पी का ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, उसके बाद हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। सो थैंक यू।